ठीक है, तो हमने अरब सागर और बंगाल की खाड़ी वाली नदियां पढ़ ली थी। अब हम पढ़ेंगे अंतर प्रवाही नदी। अंतर प्रवाही नदी, राजस्थान में जो अंतर प्रवाही नदियों का जो योगदान है वो कुल अपवाह क्षेत्र का कितना है, 60%। राजस्थान में इतनी ज्यादा अंतर प्रवाही नदियां क्यों है? क्योंकि यहाँ मरुस्थल का विस्तार सर्वाधिक है। क्यों? क्योंकि मरुस्थल का जो विस्तार है वो क्या है, सर्वाधिक। मरुस्थल का विस्तार सर्वाधिक। कौन सा मरुस्थल है? थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल, उसका लगभग 62% हिस्सा कहां पर है? राजस्थान में। दूसरे नंबर पे बात करें तो गुजरात, तीसरे नंबर पर हरियाणा और चौथे नंबर पे पंजाब। तो इस प्रकार से थार के मरुस्थल का विभाजन है। तो सबसे ज्यादा विस्तार कहाँ है? राजस्थान में, इसलिए सबसे ज्यादा अंतर प्रवाही नदियां राजस्थान में। ठीक है, पहली है घग्गर। घग्गर घग्गर नदी निकलती है शिवालिक की पहाड़ियों से। शिवालिक पहाड़ी, यहाँ पर हनुमानगढ़ में एक जगह पड़ती है तलवाड़ा गांव, टिब्बी तहसील। टिब्बी तहसील, यहाँ से एंटर होती है गंगानगर और हनुमानगढ़ एंटर होती है। और गंगानगर की एक जगह है अनूपगढ़। अनूपगढ़ अनूपगढ़ तक आती है। नॉर्मल स्थिति में ये कहां से, शिवालिक से निकलती है और अनूपगढ़ में आकर खत्म हो जाती है। लेकिन अगर इसमें बाढ़ आ जाए या पानी की मात्रा ज्यादा हो तो ये पाकिस्तान की एक जगह है फोर्ट अब्बास। पाकिस्तान की एक जगह है फोर्ट अब्बास। फोर्ट अब्बास यहाँ तक आती है नॉर्मल स्थिति में। अनूपगढ़, गंगानगर और ज्यादा पानी हो या बाढ़ आ जाए इसमें तो यह आ जाती है फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक। अब इसके किनारे ही सभ्यताएं हैं। हनुमानगढ़ में कौन सी सभ्यता है? कालीबंगा। ये सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसकी एक बस्ती है कालीबंगा। कैसी सभ्यता है? कांस्य युगीन। कांस्य युगीन सभ्यता है। किसके लिए फेमस है? यहाँ पर मिले हुए हैं एक तो जुते हुए खेत। इससे क्या पता चलता है कि भाई यहाँ पर खेती का प्रमाण। जुते हुए खेतों के लिए प्रसिद्ध है कालीबंगा। अगर इनकी डायरेक्शन भी पूछ ली जाती है तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में बने हुए हैं। साउथ ईस्ट डायरेक्शन यानी दक्षिणी पूर्वी दिशा, जिसे अपन कौन सी दिशा कहते हैं? कौन सी दिशा कहते हैं दक्षिणी पूर्वी दिशा को? ठीक है, जुते हुए खेत। और किसके लिए? अग्नि वेदिकाएं। अग्नि वेदिकाएं भी मिलती है यहाँ पर। क्या? अग्नि वेदिकाएं, जिससे पता चलता है कि यहाँ पर क्या होते थे, यज्ञ आदि का आयोजन होता था। यानी कि उस समय कैसी व्यवस्था थी? कर्मकांडीय व्यवस्था थी। तो ठीक है, कालीबंगा मिली। कांस्य युगीन सभ्यता ही जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी एक बस्ती है। क्या क्या मिले? जुते हुए खेत और अग्नि वेदिकाएं। ठीक है, नॉर्मल स्थिति में अनूपगढ़ तक रहती है। बाकी अगर वर्षा की मात्रा ज्यादा हो या इसमें बाढ़ आ जाए तो फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाती है। ठीक है, और क्या क्या इसके लिए फेमस है? इसके अन्य नाम देख लेते हैं पहले। घग्गर के अन्य नाम, इसका अन्य नाम है, इसको सरस्वती भी कहते हैं। सरस्वती, इसका अन्य नाम दृष्टवती, मृत नदी और नट नदी। क्योंकि इसके रास्ते का पता नहीं है इसलिए इसको नट नदी, ज्यादा नाटक करने वाली नदी भी कहते हैं।
ये इसके अन्य नाम हो गए। क्या हो गया? सरस्वती, द्रष्टद्युति, मृत नदी और नट नदी। ठीक है, अब इसके अपवाह क्षेत्र का बात करते हैं। अपवाह क्षेत्र, अपवाह क्षेत्र हमने देखा था कि नॉर्मल स्थिति में कहां तक आती है? गंगानगर के हनुमानगढ़ में, और अगर ज्यादा पानी की मात्रा आ जाए तो कहां तक पहुंच जाता है पानी? फोर्ट अब्बास तक। तो अपवाह क्षेत्र, नाली, कहाँ कहते हैं इसके अपवाह क्षेत्र को? हनुमानगढ़ में किस नाम से जाना जाता है? नाली के नाम से। और पाकिस्तान में इसको किस नाम से जाना जाता है? हाकरा के नाम से। ठीक है, तो हनुमानगढ़ में क्या कहलाता है? नाली, और पाकिस्तान में क्या कहलाता है इसका अपवाह क्षेत्र? हाकरा, नाली। ये एक भेड़ की किस्म भी है, भेड़ की किस्म। अब गंगानगर और हनुमानगढ़ इन दोनों को मिलाकर के क्या कहते हैं? घग्गर प्रदेश, घग्गर प्रदेश। यहां पर एक मिट्टी पाई जाती है जिसका नाम है काठी या बग्गी, काठी या बग्गी। कैसी मिट्टी है ये? चिकनी और उपजाऊ मिट्टी। कैसी मिट्टी? चिकनी और उपजाऊ मिट्टी। इसलिए यहाँ पर चिकनी है, इसलिए कौन सी फसल होगी यहाँ पर? चावल, कपास, गन्ना, ये प्रमुख फसलें यहाँ पर होने वाली। और घग्गर नदी की और क्या विशेषता है? ये भारत की सबसे बड़ी अंतःप्रवाह नदी है, भारत की सबसे बड़ी अंतःप्रवाही नदी, सबसे बड़ी अंतःप्रवाही नदी। घग्गर नदी क्या है? भारत की सबसे बड़ी अंतःप्रवाही नदी। एक और खासियत नोट डाल के देखें अपन, तो ऋग्वेद में इसका 3 बार वर्णन है। ऋग्वेद में 3 बार वर्णन। सरस्वती नदी का कितनी बार वर्णन है? 3 बार वर्णन है ऋग्वेद में। ठीक है, जो जलपट्टी है, जलपट्टी है, जलपट्टी, जो कि पोखरण से मोहनगढ़ के बीच का 60 किलोमीटर का एरिया है। पोखरण से मोहनगढ़ के बीच का जो 60 किलोमीटर वाला एरिया है उसको कहते हैं जलपट्टी। तो जलपट्टी किसके उसमें है? सरस्वती के, सरस्वती नदी के अवशेष मिलते हैं यहाँ पे सरस्वती के जलपट्टी में। ठीक है, अब सरस्वती का मार्ग अनडिफाइन है, यानी कि इसके मार्ग का कुछ भी हमें पता नहीं है। तो सरस्वती के मार्ग को खोजने के लिए एक समिति का गठन किया गया है जिसके मेंबर थे समिति। सरस्वती नदी का मार्ग खोजने के लिए एक कमेटी बना जिसका सदस्य थे श्रीराम वाडरे, श्रीराम वाडरे, वाडरे और हनुमंता राय, हनुमंता राय। ठीक है, सरस्वती का मार्ग खोजने के लिए कौन सी समिति बनाई गई जिसके सदस्य कौन थे? श्रीराम वाडरे और हनुमंता राय। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ऋग्वेद में 3 बार वर्णन है। काठी या बग्गी उपजाऊ मैदान है। हनुमानगढ़ में अपवाह क्षेत्र नाली, पाकिस्तान में हाकरा, नाली भेड़ की किस्म भी है। कौन सी सभ्यता मिलती है? कालीबंगा। कैसी सभ्यता है? कांस्य युगी। क्या क्या फेमस है यहाँ पर? जुते हुए खेतों के लिए और अग्नि वेदिकाएं। ठीक है, ये अन्य नाम हमने देख ली। सरस्वती के मार्ग को खोजने के लिए जो समिति बनाई गई श्रीराम वाडरे और हनुमंता राय। प्राचीन समय में इसको कहते थे राजस्थान का शोक। प्राचीन समय में इसको क्या कहते थे? राजस्थान का शोक। इन नोट में राजस्थान का शोक। शोक से क्या मतलब है कि इसके कारण यहाँ बाढ़ वगैरह आया करती थी, इस कारण से यहाँ पे जनजीवन अस्त व्यस्त होता था, इस कारण से राजस्थान का शोक। जैसे प्रेजेंट टाइम में हम देखें तो बिहार, कोसी नदी, कोसी नदी के कारण बिहार में बाढ़ की स्थिति रहती है, इसलिए कोसी नदी को क्या कहते हैं? बिहार का शोक, बिहार का शोक। इसी प्रकार अगर हम देखें तो दामोदर नदी, दामोदर नदी इसको कहते थे बंगाल का शोक, बंगाल का शोक। इस नदी के कारण बंगाल में बाढ़ आती थी, इसलिए दामोदर नदी को क्या कहते थे? बंगाल का शोक। लेकिन अब दामोदर नदी बंगाल में बाढ़ नहीं लाती, क्योंकि यहाँ पर एक दामोदर घाटी परियोजना चलाई गई है, जिसके कारण अब इसके यहाँ ज्यादा पानी नहीं आ पाता, इस कारण बंगाल में बाढ़ नहीं आती दामोदर के कारण, इसलिए अब इसको क्या है? बंगाल का शोक नहीं कहते। लेकिन कोसी नदी अभी भी बिहार में बाढ़ लाती है, इसलिए इसको बिहार का शोक कहते हैं। तो इस प्रकार ये घग्गर नदी पूरी हुई भारत की सबसे बड़ी अंतःप्रवाही नदी है। ऋग्वेद में 3 बार इसका वर्णन है। राजस्थान का शोक कहलाती थी। ये अन्य नाम है सरस्वती, द्रष्टद्युति, मृत नदी, नट नदी। कैचमेंट एरिया देखा हमने, नाली और हाकरा। हाकरा कहाँ? पाकिस्तान में। और नाली कहाँ? हनुमानगढ़ में। घग्गर प्रदेश में काठी या बग्गी जो उपजाऊ मिट्टी है, चावल, कपास, गन्ना के लिए फेमस है। कहाँ से एंटर होती है? तलवाड़ा टिब्बी तहसील से
कहाँ से निकली है? शिवालिक की पहाड़ियों से। नाली एक भेड़ की किस्म भी है। तो इस प्रकार से ये हमारा घग्गर नदी पूरी हुई। तो हम अब ये अंतःप्रवाही नदी देखेंगे, इसमें कोई परेशानी हो तो बताइए। अब दूसरी अंतःप्रवाही नदी पढ़ेंगे हम, बाणगंगा। बाणगंगा। बाणगंगा के अन्य नाम देख लेते हैं। बाणगंगा के अन्य नाम क्या क्या है इसके? बाणगंगा को एक तो कहते हैं रुंडित नदी। रुंडित नदी। रुंडित का मतलब क्या है? ऐसी नदी जो अपनी मुख्य नदी से मिल नहीं पाती, उसके पहले विलुप्त हो जाती है, उसको कहते हैं रुंडित नदी। जैसे प्राचीन समय में ये यमुना से मिला करती थी, लेकिन अब इसका पानी भरतपुर के आसपास फैल जाता है, यमुना तक नहीं पहुंच पाती, इसको क्या कहते हैं? रुंडित नदी। अन्य नाम में ताला गांव से गुजरती है, इसको ताला नदी। और किवंदती, जो पुरानी कहानियां हैं उसके अनुसार इसको अर्जुन की गंगा। अर्जुन की गंगा। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध चल रहा था, भीष्म पितामह शैया पर लेटे हुए थे, तो उन्हें प्यास लगी, तो उन्होंने अर्जुन से पानी के लिए कहा, तो अर्जुन ने बाण से, ये बाणगंगा निकली है, ऐसा किवंदती है, ऐसी कहानी है, इसलिए अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहा इसको? रुंडित नदी। रुंडित नदी होती क्या है? जो अपनी मुख्य नदी, ऐसी सहायक नदी जो अपनी मुख्य नदी में नहीं मिल पाती, उसको क्या कहेंगे? रुंडित नदी। ठीक है, कहाँ से निकली वो देख लेते हैं। बाणगंगा निकलती है बैराट की पहाड़ियों से। बैराट की पहाड़ियों से। बैराट की पहाड़ियां कहाँ है? जयपुर में। और यही बैराट की पहाड़ियों में ही मौर्यकालीन सभ्यता, बौद्ध धर्म के अवशेष मिले। मौर्यकालीन सभ्यता और बौद्ध धर्म के अवशेष। बौद्ध धर्म के अवशेष। बौद्ध धर्म के अवशेष कौन सी नदी के किनारे हैं? तो वो भी बाणगंगा। यहाँ पर जयपुर में एक बांध बना हुआ है, इस पर रामगढ़ बांध। रामगढ़ बांध, जयपुर। ठीक है, रामगढ़ बांध बना हुआ है कहाँ पे? जयपुर में। आगे चले तो भरतपुर में है केवलादेव नेशनल पार्क। उसको जल की आपूर्ति भी यहाँ पर एक बांध बनाकर की गई है, जिसका नाम है अजान बांध। अजान बांध कहाँ पर है? भरतपुर में। ठीक है, ये है जयपुर, यह है भरतपुर, बीच में पड़ता है दौसा। और बाणगंगा के जो मैदान है, इसको ही कहते हैं अपन रोही का मैदान। क्या कहते हैं? रोही। रोही का मैदान। रोही का मैदान। ठीक है, कौन सा बांध बना हुआ है? रामगढ़ और अजान बांध। अब अजान बांध से केवलादेव नेशनल पार्क। केवलादेव नेशनल पार्क में क्या होती है? पानी की सप्लाई। अब अजान बांध में क्या होती है? पानी की कमी हो जाती है गर्मी आदि में, तो पांचना बांध है एक करौली में। कौन सा बांध है? पांचना बांध, करौली में। इसके द्वारा पानी की सप्लाई की जाती है अजान बांध में। पांचना बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? गंभीर नदी पर। जब हम पड़ी थी बंगाल की खाड़ी, तो उसमें गंभीर नदी पड़ी थी, तो उसमें आया था पांचना बांध। 5 नदियों के कारण बना हुआ था। पढ़ा था हमने, अता, माची, भद्रावती, भैंसावट और बरखेड़ा। ठीक है, कहाँ से निकलेगी? बैराट की पहाड़ियों से निकलेगी। कौन सी सभ्यता है? मौर्यकालीन सभ्यता या बौद्ध धर्म के अवशेष मिलते हैं। कौन सा बांध बना हुआ है? रामगढ़ बांध बना हुआ है। और भरतपुर में जो केवलादेव नेशनल पार्क है, उसको पानी की जो सप्लाई होती है वो किसके द्वारा होती है? अजान बांध के द्वारा। वो भी बाणगंगा पर ही बना हुआ है। अब इसमें पानी की कमी हो जाती है, तो पांचना बांध करौली से, जो कि गंभीर नदी पर बना हुआ है, उससे पानी की सप्लाई की जाती है।
ठीक है। हमने बाणगंगा के अन्य नाम भी देखा, रुंडित नदी। रुंडित क्यों कहा गया है? क्योंकि ये अपनी जो मुख्य नदी है उसमें नहीं मिल पाती। भरतपुर के आसपास इसका पानी क्या हो जाता है? फैल जाता है, और ये पानी फैल कर केवलादेव नेशनल पार्क में नमभूमि का निर्माण भी करता है। राजस्थान की पहली रामसर साइट, राजस्थान की पहली रामसर साइट केवलादेव, और मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भी शामिल है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड हमने देख लिया था, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भी शामिल है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है? रामसर साइट का एक टाइप है जहाँ ज़्यादा संकटग्रस्त स्थिति उत्पन्न होती है मानवीय गतिविधियों के कारण, उनको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल करते हैं। इंडिया की 2 ही साइट है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में, एक तो है लोकटक झील जो कि मणिपुर में है, जो कि देश का पहला तैरता हुआ नेशनल पार्क है, और दूसरा क्या है? केवलादेव। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बाणगंगा हमारी पूरी हुई। अब यमुना की बात कर लेते हैं अपन। तो यमुना में राजस्थान की 2 ही नदियां हैं जो यमुना की मुख्य सहायक नदियां हैं प्रेजेंट टाइम में। एक तो है चंबल और दूसरा है गंभीर नदी, जिस पर पांचना बांध बना हुआ है। पहले बाणगंगा भी यमुना की एक सहायक नदी हुआ करती थी, लेकिन अब ये सहायक नदी नहीं है। अब ये इसको अंतःप्रवाही नदी में गिना जाता है, इसलिए हमने इसको क्या कहा? रुंडित नदी भी कहा। ठीक है, तो ये बाणगंगा पूरी हुई। अब अगली नदी पढ़ेंगे अपन, साबी नदी। साबी नदी, साबी नदी सेवर की पहाड़ियों से निकलती है। सेवर की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर में। तो सेवर की पहाड़ियों से निकलती है और कहाँ तक जाती है? गुड़गांव के मैदान तक। गुड़गांव के मैदान तक। तो एकमात्र अंतःप्रवाही नदी है जो कि हरियाणा में गुड़गांव के मैदान तक जाती है। गुड़गांव क्यों फेमस है प्रेजेंट टाइम पे? आए यहाँ पर क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का हेडक्वार्टर भी है गुड़गांव, जिसका प्रेजेंट नेम क्या है अभी? गुरुग्राम। ठीक है, कहाँ से निकली है? सेवर की पहाड़ियों से साबी नदी। यहाँ पर एक सभ्यता मिलती है जिसका नाम है जोधपुरा सभ्यता। जोधपुरा सभ्यता किस लिए फेमस है? यहाँ पे मिलते हैं हाथी दांत के अवशेष। हाथी दांत के अवशेष। और कैसी सभ्यता है ये? ताम्र पाषाण कालीन। ठीक है, तो साबी नदी कहाँ से निकली है? सेवर की पहाड़ियों से निकली है। कहाँ पे जाती है? गुड़गांव के मैदान तक। एकमात्र अंतःप्रवाही नदी जो कि हरियाणा के गुड़गांव के मैदान तक जाती है। कौन सी सभ्यता मिलती है? जोधपुरा सभ्यता। किस लिए फेमस है? हाथी दांत के अवशेष के लिए फेमस है। और किस प्रकार की सभ्यता है? जैसे कालीबंगा हमने कांस्य युगीन देखी थी, उस प्रकार कैसी है? ताम्र पाषाण कालीन, यानी कि तांबा और पाषाण, जैसे पत्थरों के भी औजार मिले हैं यहाँ और तांबे वाले भी औजार आदि मिले हैं, इसलिए जोधपुरा सभ्यता कैसी है? ताम्र पाषाण कालीन। ठीक है, पूछ सकता है हाथी दांत के अवशेष कौन सी सभ्यता में मिले हैं? तो जोधपुरा। कौन सी नदी के किनारे? साबी नदी के किनारे। कहाँ से निकलती है? सेवर की पहाड़ियों जयपुर से। ठीक है, अब अगली नदी हम देखेंगे, कांतली नदी। चौथी नदी है हमारी कांतली नदी। कांतली नदी। कांतली नदी कहाँ से निकलती है? खंडेला की पहाड़ियाँ हैं सीकर में। खंडेला की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? सीकर में। खंडेला की पहाड़ियों से निकली है सीकर और झुंझुनू। अब सीकर में एक सभ्यता है इसके किनारे जिसका नाम है गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता। नीमका थाना सीकर। नीमका थाना सीकर। और इसको ही कहते हैं ताम्र सभ्यता की जननी। ताम्र सभ्यता की जननी। सिंधु घाटी सभ्यता को तांबे की सप्लाई भी यहाँ से ही होती थी, गणेश्वर सभ्यता से। ताम्र सभ्यता की जननी भी कहते हैं किसको? गणेश्वर सभ्यता को। आगे झुंझुनू में ही एक है सुनारी सभ्यता। सुनारी सभ्यता। और ये भी कैसी है?
ताम्र युगी। कैसी सभ्यता है? ताम्र युगी। अब ऊपर वाला इलाका जो आ जाता है अपने चुरू वाला, ये थोड़ा ऊपर उठा हुआ इलाका है, इसलिए यहाँ पर जो है अपनी कांतली नदी पहुँच नहीं पाती। जो चुरू और बीकानेर वाला एरिया है, इसको इस कारण से ये थोड़ा ऊंचा उठा हुआ प्रदेश है, इसलिए इसको कौन सा प्रदेश कहते हैं? थली प्रदेश। इसलिए ये 2 जिले से जहाँ पर कोई भी नदी नहीं है, क्योंकि ये भाग थोड़ा ऊपर उठा हुआ है। जो कांतली नदी कहाँ कहाँ, कैचमेंट एरिया कौन सा है, अपवाह क्षेत्र कौन सा इसका? सीकर और झुंझुनू 2 जिलों में है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? इसके कैचमेंट एरिया को तोरावटी। तोरावटी में कौन कौन सा आएगा? सीकर और झुंझुनू। तोरावटी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर तवर शासकों का राज था। तवर शासकों का राज था, इसलिए इसको क्या कहते हैं? तोरावटी। और चुरू, सीकर, झुंझुनू को मिलाकर क्या कहते हैं? शेखावटी, क्योंकि यहाँ शेखा सामंत का राज था, इसलिए इसको शेखावटी कहा है। लेकिन तोरावटी में केवल सीकर और झुंझुनू आएगा। चुरू क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये थली प्रदेश का भाग है, थोड़ा ऊपर उठा हुआ भाग है। ठीक है। खंडेला की पहाड़ियाँ। अब खंडेला की पहाड़ियों की और भी विशेषताएं हैं। खंडेला की पहाड़ियाँ, यूरेनियम के भंडार मिलते हैं यहाँ पर, यूरेनियम के भंडार। अभी करंट में हमने पढ़ा होगा रॉयल गांव सीकर का, रॉयल गांव सीकर का। यहाँ राजस्थान की पहली यूरेनियम साइट और देश की तीसरी यूरेनियम साइट बनाई गई है रॉयल गांव में। खंडेला की पहाड़ियाँ यूरेनियम के लिए फेमस है। और जो कांतली नदी है, यह है राजस्थान की सबसे बड़ी अंतःप्रवाही नदी। राजस्थान की सबसे बड़ी अंतःप्रवाही नदी, सबसे बड़ी अंतःप्रवाही नदी। और देश की कौन सी नदी है सबसे बड़ी अंतःप्रवाही? घग्गर, हमने देख लिया था पहले। तो कांतली नदी कहाँ से निकलेगी? खंडेला की पहाड़ियों से। किसके लिए फेमस है? यूरेनियम के भंडार के लिए। अभी यहाँ पर रॉयल गांव में ही इंडिया की तीसरी यूरेनियम साइट और राजस्थान की पहली यूरेनियम साइट कहाँ पर बनी है? रॉयल गांव में, जहाँ अगले 40 सालों में 800 मेगावाट बिजली की उत्पादन किया जाएगा। 800 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। कौन सी सभ्यता मिली है? गणेश्वर सभ्यता, नीम का थाना में, जिसको ताम्र सभ्यता की जननी भी कहा गया है। और दूसरी है सुनारी सभ्यता, कहाँ पर? झुंझुनू में। चूरू तक क्यों नहीं पहुँच पाती? क्योंकि चूरू वाला जो इलाका है थोड़ा ऊपर उठा हुआ है, जिसे हम थली प्रदेश के नाम से जाने। इसमें 2 जिले आते हैं, बीकानेर और चूरू, इसलिए इन दोनों जिलों में कोई नदी नहीं है। कांतली नदी राजस्थान की सबसे बड़ी अंतःप्रवाही नदी है। और इंडिया की कौन सी है? घग्गर। ठीक है, तो 4 अंतःप्रवाही नदियाँ हमने पढ़ ली है, 5वीं पढ़ेंगे अपन। रूपारेल, इसका अन्य नाम है लसावरी या वराह नदी, या वराह नदी। अब कहाँ से निकलेगी रूपारेल नदी? तो ये निकलेगी उदयनाथ की पहाड़ियों से, उदयनाथ की पहाड़ियों से। अब जो उदयनाथ की पहाड़ियाँ हैं कहाँ पर है? अलवर में, अलवर में। ठीक है, कहाँ से निकलेगी ये? उदयनाथ की पहाड़ियों से। कहाँ जाके मिलेगी? मोती झील, मोती झील भरतपुर में। अब भरतपुर को मेनली पेयजल की आपूर्ति मोती झील के द्वारा ही होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? लाइफ लाइन ऑफ भरतपुर, लाइफ लाइन ऑफ भरतपुर। कहाँ से उद्गम हुआ? उदयनाथ की पहाड़ियों से। कहाँ पे जाके मिली? मोती झील, जिसको लाइफ लाइन ऑफ भरतपुर भी कहते हैं। इसके किनारे एक सभ्यता भी मिलती है, नौह सभ्यता। नौह सभ्यता कहाँ पर है? ये भरतपुर में। कैसी है ये? आयरन एज, लोह युगीन सभ्यता है, लोह युगीन सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? नौह सभ्यता। कहाँ पर है? भरतपुर में। कैसी है? लोह युगीन सभ्यता। अब भरतपुर में एक किला बना हुआ है जिसका नाम है लोहागढ़। भरतपुर के किला का क्या नाम है? लोहागढ़। अब लोहागढ़ में जो पानी की सप्लाई है, पानी की जो आपूर्ति है, वो मोती झील के द्वारा ही की जाती है। इसके लिए एक कैनाल बनाई गई है जिसका नाम है सुजान गंगा, सुजान गंगा नहर।
ठीक है। रूपारेल, लसाउरी या वराह नदी कहाँ से निकलेगी? उदयनाथ की पहाड़ियों से, अलवर से निकलेगी, मोती झील भरतपुर में तक जाएगी। मोती झील को क्या कहते हैं? लाइफ लाइन ऑफ भरतपुर, क्योंकि भरतपुर को मेनली जो पानी की सप्लाई है वो मोती झील के द्वारा ही होती है, इसलिए लाइफ लाइन ऑफ भरतपुर भी कहते हैं। लोहागढ़, जो भरतपुर का किला है उसका क्या नाम है? लोहागढ़। तो लोहागढ़ को जो पानी की सप्लाई है वो मोती झील के द्वारा की जाती है, इसके लिए एक कैनाल बनाई गई है जिसका नाम है सुजान गंगा कैनाल। अब जो रूपारेल नदी है, यहाँ पर एक सभ्यता भी मिलती है जिसका नाम है नौह सभ्यता। कहाँ पर है ये? भरतपुर में। कैसी सभ्यता है? लोह युगीन। जैसे कालीबंगा पढ़ी थी हमने, कैसी थी? कांस्य युगीन। जैसे गणेश्वर पढ़ी थी ताम्र सभ्यता, सुनारी पढ़ी थी ताम्र सभ्यता। जैसे जोधपुरा पढ़ी थी हमने चालकोलिथिक यानी कि ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता पढ़ी थी। उसी प्रकार ये कैसी है? लोह युगीन सभ्यता। ठीक है, तो ये 5वीं हमारी अंतःप्रवाही नदी भी पूरी हुई। अब छठी अंतःप्रवाही नदी है काकनी। काकनी, जिसका और नाम क्या है? काकनी या काकने। इसका स्थानीय नाम काकनी या काकनी का स्थानीय नाम, यानी कि लोकल भाषा में इसको क्या कहते हैं? लोकल भाषा में इसका नाम है मसूरदी। क्या नाम है? मसूरदी। मसूर की दाल नहीं, मसूरदी। काकनी या काकने, इसका स्थानीय नाम क्या है? मसूरदी। कहाँ से निकलेगी ये? कोटरी गांव। कोटरी गांव कहाँ पर पड़ता है ये? जैसलमेर में। जैसलमेर में पड़ता है क्या? कोटरी गांव, यहाँ से निकलेगी। और बुझ झील, कौन सी झील? बुझ झील। बुझ झील में जाके बुझ जाएगी। कौन सी नदी? काकनी या काकने। बुझ झील कहाँ पर है? जैसलमेर में। ठीक है, काकनी या काकने नदी, स्थानीय नाम क्या है? मसूरदी। कहाँ से निकलेगी? कोटरी गांव, जैसलमेर से। संगम कहाँ पर होगा? बुझ झील, जैसलमेर में। ठीक है, तो ये हमारी छठी अंतःप्रवाही नदी होगी काकनी या काकने पूरी। हम एक बार सांबर झील में गिरने वाली नदियां भी देख लेते हैं। यह है सांबर झील। सांबर झील कहाँ पे है ये? जयपुर, अजमेर और नागौर के ट्राई जंक्शन पे। जयपुर, अजमेर और नागौर के सीमाओं पर है ये। अगर प्रशासनिक दृष्टि से सांबर झील को देखें तो कहाँ पर है ये? जयपुर में। अगर पर्टिकुलर कोई जिला आएगा तो कहाँ पर आएगा? जयपुर। और कौन कौन से जिलों में विस्तृत है? तो जयपुर, अजमेर और नागौर। कौन कौन सी नदियाँ आएगी इसमें? तो एक नदी आएगी खंडेला, जो कि कहाँ से आएगी? सीकर से। एक नदी आएगी खारी, जो कि आएगी नागौर। हमने पहले भी खारी नदियाँ पढ़ी थी। एक तो पढ़ी थी लूनी की सहायक नदी, जो कि अरब सागरीय सिस्टम का पार्ट थी। और दूसरी खारी नदी जो कि बिजराल की पहाड़ियों से निकलती है, वो कौन सी सिस्टम का पार्ट थी? बंगाल की खाड़ी का पार्ट थी। ठीक है, तीसरी नदी रूपनगढ़ या रूपनगर भी कहते हैं इसको। रूपनगढ़ कहाँ से आएगी? ये अजमेर से। और इसके किनारे ही है सलेमाबाद। सलेमाबाद, जो कि क्या है? निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ। निम्बार्क संप्रदाय। ठीक है, तो 3 नदियाँ होगी। चौथी नदी जो कि इम्पोर्टेंट भी है, कौन सी नदी है? मेथा या मेंढा नदी। कहाँ से निकलती है? मनोहरपुरा की पहाड़ियों से। मनोहरपुरा की पहाड़ियों से। मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? जयपुर में। अब मेथा नदी की क्या खासियत है? कि सांबर झील में सबसे ज़्यादा लवणता के लिए जो जिम्मेदार नदी है वो कौन सी है? मेथा। सांबर में सबसे ज़्यादा लवणता ले जाने वाली नदी ठीक है, तो सांबर में 4 नदियाँ आई हैं, खंडेला, खारी, रूपनगढ़ और मेथा या मेंढा। सांबर झील में गिरने वाली ये 4 नदियाँ। ऑप्शन में कोई सी भी 2 नदियाँ दे देगा, 2 नदियाँ अलग दे देगा और फिर ऑप्शन करा लेगा ओनली 1 2 3 ऑल। इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेगा। अगर देशांतर की भी बात करें हम तो ये 75.5 पूर्वी देशांतर से लेकर 75 डिग्री 8 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ठीक है, आगे अगर ये पोर्शन हम झीलों में पढ़ लेंगे।
तो इस प्रकार से हमने तीनों अपने राजस्थान की नदियाँ पूरी कर ली। इसमें हमारी अरब सागरीय नदियाँ, बंगाल की खाड़ी की नदियाँ और अंतःप्रवाही नदियाँ। तो इस प्रकार से हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम वाला पार्ट, जो नदियों वाला पोर्शन है, वो पूरा हुआ। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और अपने सजेशन भी देते रहिए कि हमें कौन सा पार्ट स्टार्ट करना चाहिए, क्या क्या इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं। धन्यवाद।